तो बच्चों, चलिए आज हम जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में आज हम उसमें जो थोड़ा रह गया है, जो क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में है और वर्कबुक में नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं अभी पढ़कर बताऊंगी और ये आपको नोटबुक में भी लिखना है और पढ़ना भी है। तो जो पाठ है कुत्ते की वफादारी, तो उसके ऊपर से है ये स्वाध्याय में अभ्यास में है। प्रश्न नंबर 2 में तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हों तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। ये जो सारे गुण हैं ये हमें इस पाठ में देखने को मिले और सही में ये जो कुत्ते होते हैं इस तरह का काम सब कर सकते हैं। तो इसलिए कुत्ता है वो वफादार प्राणी है, इसलिए उसको वफादार कहा जाता है। तो प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वो कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर वो गर्व का अनुभव होता और कुत्ता है उसकी जान बच जाती है ना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। तो इसमें जो 2 प्रश्न है उसमें अगर आप होते उस जगह तो आप क्या करते, 2 घटना के बारे में बताया गया है। पहला है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते ऐसे? तो उसका उत्तर है, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। प्रश्न नंबर 2 है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो उसका उत्तर है, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। इसके बाद स्वाध्याय में है प्रथम प्रश्न, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो इसमें ढांचा दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो इसके ऊपर से आपको कहानी लिखनी। तो चलिए इस कहानी का शीर्षक हम देंगे सेठ की चतुराई। तो चलिए कहानी देखते हैं। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ। कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा,
मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं इस 1 इंच लकड़ी मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो इस प्रकार आपको कोई भी कहानी दी जाए ढांचे पर से, तो आपको बनानी आनी चाहिए। परीक्षा के लिए इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपको लिखना ही है नोटबुक में, और याद भी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है किस तरह से कहानी बनी। इसमें आप अपना नाम, गांव का नाम है चाहे सेठ का नाम है, वो बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें दूसरा और चौथा प्रश्न है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारे वर्कबुक में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक में है। तो दूसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उसका उत्तर है, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ से छुड़ाकर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। उसके बाद स्वाध्याय में तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें उदाहरण दिया है, घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। तो आगे है, पहला है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो हम सेठ की जगह पे देखिए, जहाँ जिसके नीचे रेखांकित किया अंडरलाइन है उसको हमें उसका लिंग परिवर्तन करना है सिर्फ। तो अभी बाकी जो भी उसमें सुधार आए वो भी करने हैं। तो देखिए, सेठ का हो गया, सेठ का सेठानी करेंगे तो उसमें दूंगा का दूंगी हो जाएगा। तो देखिए, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठानी कहती है तो क्या कहेगी? सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। तो जरूरी जो उसमें परिवर्तन है वो भी करने जरूरी हैं। फिर है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे की जगह हम लिखेंगे स्त्रीलिंग, कौन सा आएगा? लिंग परिवर्तन करेंगे तो बंजारिन। तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। फिर है, ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँट का हो जाएगा ऊँटनी। तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है, इसमें बाकी वही का वही रहेगा, और बंजारिन वाले में भी सेम टू सेम रहेगा, बस सिर्फ बंजारे का बंजारिन लिखना है। फिर चौथा है, मैदान में लड़का खेल रहा है, इसमें परिवर्तन होगा। तो उसका परिवर्तन करेंगे तो लिंग परिवर्तन करेंगे तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो खेल रही है का खेल रहा है का खेल रही है। तो जो भी इसमें आवश्यक परिवर्तन है वो करने होंगे। अगर आपको कोई भी दूसरा शब्द दिया जाए तो आपको वाक्य के अनुसार उसको समझकर शब्दों के अनुसार आपको उसका वाक्य परिवर्तन करना है। आगे चौथा प्रश्न है, उसमें भी आपको लिंग परिवर्तन के लिए और प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिया गया है। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, इसमें सब आपको जोड़े मिलाने हैं। गाय का बैल है, दोनों इसमें शब्द दिए गए हैं, आपको ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा आएगा। लिंग आधारित जोड़े कौन से बनेंगे? तो देखिए, गाय और बैल का जोड़ा इसमें से लिया गया है और वाक्य प्रयोग भी किया है। गाय के लिए, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, और बैल के लिए वाक्य प्रयोग है, बैल किसान का दोस्त है। ठीक है।
अभी आगे मैं बताती हूँ दूसरे जो हैं शब्द वो। का शिष्य और शिष्य का उसका जोड़ा बनेगा तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। फिर है नाग और नागिन, तो नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। फिर तीसरा है शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। फिर गाय बैल का तो हमें उत्तर बता दिया गया है उसमें उदाहरण में। फिर पांचवा है देव देवी, तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। फिर घोड़ा और घोड़ी, तो महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार आपको लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाने अपने मन से। इसमें कोई भी वाक्य आप लिख सकते हो, लेकिन वो वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है रेखांकित शब्द पर संज्ञा पहचानिए। इसमें आपको संज्ञा दे जो अंडरलाइन की गई है उसकी संज्ञा आपको बतानी है कि कौन सी है। तो देखिए प्रथम है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक है पूरे देश की के पूरे दुनिया के जो भी सैनिक है, सैनिक में वो सारी श्रेणी में सैनिक है वो आ जाते हैं जो अपने देश की उसके लिए फिर वाक्य बनाया है कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि वो पूरे देश के सैनिक के बारे में और पूरे देश और पूरी दुनिया के सैनिक को कोई भी तो उसके बारे में बताती है, कोई एक के बारे में नहीं। फिर दूसरा है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें भी दुनिया के जितने भी देश है उसके बारे में बात हो रही है, कोई भी एक देश के बारे में नहीं है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पूरे कोई भी देश के बारे में हमें यहाँ सब अपने अपने देश के बारे में सोचते हैं कि भाई उसकी प्रगति करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी है तो दुनिया की सभी नदियों के बारे में कोई भी हो, लेकिन इसमें नाम दिया गया है गंगा। तो गंगा है वो क्या है? गंगा जो नदी है वो गंगा शब्द वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वो हमारे देश का नाम है। फिर पवित्र नदी है, भारत की पवित्र नदी, तो नदी है वो भी संज्ञा है लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें कोई एक नदी शब्द सिर्फ कोई नदी बोलेगा हमें, तो नदी है वो कोई भी नदी हो सकती है, अमेज़न हो, नाइल हो, गंगा यमुना सरस्वती कोई भी हो सकती है। लेकिन जब बताया जाए कि गंगा नदी तो हाँ यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा है वो गंगा नदी। ऐसे गंगा बताया जाए तो गंगा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। लेकिन इसमें सिर्फ नदी है तो वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इसके बारे में संज्ञा के बारे में और अच्छे से इसमें बताया गया है, आपको समझा रही हूँ। तो देखिए भाषा सज्जता है उसमें देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आशा विमान चला रही है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीम गुणकारी पेड़ है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जो भी रेखांकित किया गया है उसके बारे में ही हमको ज़्यादातर बताना है, लेकिन इसमें और भी इसमें संज्ञाएं हैं। लेकिन हमें जो भी बताया गया है जिसके नीचे जिसको रेखांकित किया गया है उसी को हम बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए नीम है, ये पेड़ का नाम है, लेकिन पेड़ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें नीम का पेड़ तो उसके बारे में बताया गया है तो ये व्यक्तिवाचक आ गया। बाकी हिमालय है वो दुनिया में सिर्फ एक ही है। फिर नर्मदा है वो भी हमारे देश में एक ही नदी है जिसका नाम नर्मदा है, दुनिया में भी वही एक ही होनी चाहिए। दूसरी ऐसी नदी का नाम मैंने तो नहीं आज तक सुना। और फिर आशा विमान चलाती है, तो किसी एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आशा है। तो यह कौन से ये जो सारे नाम है आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसकी आगे और प्रैक्टिस करवाई गई है। इसमें निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। तो मैं आपको इसका फोटो नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ आपको मैं इसमें समझा देती हूँ। तो देखिए इसमें मोहन है,
फिर गुजरात, तापी, वीर सावरकर और गिरनार, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके ऊपर आप निशानी अपने से कर सकते हैं। और बाकी जो भी है, सैनिक है तो कोई भी सैनिक हो सकता है। फिर नदी तो कोई भी दुनिया की नदी हो सकती है। देश तो कोई भी देश हो सकता है। पर्वत तो कोई भी पर्वत हो सकता है पूरी दुनिया में। पेड़ तो कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है। बाकी जो 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 भी मैंने अभी आपको बताए, तो जो पहले जो मैंने बताए वो सब क्या है, ये जो मोहन, फिर गुजरात, तापी, वीर सावरकर और गिरनार है, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बाकी जो भी बचे उसके अलावा तो वो सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें हमें क्या कहा कि सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही का निशान कीजिए। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, नदी को लोकमाता कहते हैं, हमारी गाय का नाम गौरी है, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो इसमें देखिए जो भी हमको रेखांकित किया गया है वो सारे जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी सैनिक हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी गाय हो सकती है। लेकिन अगर गौरी के बारे में बताया जाता तो गौरी होती तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन इसमें हमको क्या पूछा है, गाय, गाय के बारे में बताया गया, तो सारे के सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा उसकी इसकी ये व्याख्या है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है उसकी जातिवाचक संज्ञा की। इसमें भी देखिए, इसमें जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाई। इसमें आपको जातिवाचक शब्द कौन कौन से उसकी सूची बनानी है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी और पेड़, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। इसमें आपको छांटना है अलग अलग, व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है। तो मैं आपको बोलकर बता दे रही हूँ, ये अभी आपको प्रैक्टिस के लिए है। तो ये सब आपको वर्कबुक उसमें नोटबुक में तो लिखना ही है, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आपको सिर्फ बोलकर बता रही हूँ, अभी फिर आपको कितना याद रहता है आप देख लीजिए। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आएगा, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़। फिर जातिवाचक संज्ञा में आएगा नदी, सैनिक और पर्वत। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी और लिखना भी है, ठीक है। ये सब ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है।